कक्षा 12वीं के बच्चों का या विद्यार्थियों का, भाइयों भैया बहनों के दीक्षांत समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य जी आपका बहुत आभार कि इस अवसर पर मुझे आपने अवसर दिया, इस मौके पर मेरे लिए आपने स्थान दिया। मैं आपसे एक अनुमति मांगना चाह रहा हूँ। मतलब बहुत देर के भाषणबाजी की जगह एक अभ्यास कराना इनसे चाह रहा हूँ, मुझे आप अनुमति दीजिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सिर्फ ये प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षा दीक्षा का जो एक अंतिम अवसर आपके पास है, एक नया समय है आपके पास, वो औपचारिक न रह जाए, वो आपके जीवन में कुछ स्मरणों के साथ में आगे जाए। मैं आपको 2 मिनट का एक समय लेना चाहता हूं एक अभ्यास के तौर पर कि हम आकलन करते हैं स्वयं का, किस स्तर पर आज हम यहाँ खड़े हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ये मैं जो करने वाला हूँ 1-8 घंटे का, हम 2 घंटे का इसमें पूरा एक सेशन लेते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स को लेकर। तो मैं इसको कुछ 2-3 मिनट में काम करके कोशिश करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकते हैं, बस जगह के लिए। तो आपको मेरा पैर दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे मिला के खड़े होना है, ठीक है ना। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ करना ये है कि आपकी सर को घुमाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि सहज भाव से आप कितनी दूर देख सकते हैं उस बिंदु को याद करके रखना है आपको। टेबल दिख रही हो, पंखा दिख रहा हो, या जो भी स्थान दिख रहा हो, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी आंखें सहज भाव में पीछे मुड़ता हूं तो कहां तक दिखती है। जैसे मुझे दिख रहा है दिनांक और उसके बाद 29, इसके बाद नहीं दिख रहा। तो आप भी इसी तरह से एक बार पीछे मुड़िए दाएं तरफ और देखिए कि आपको कहां तक दिख रहा है, ठीक है। अब उस बिंदु को याद रखिए। अब आपको एक मिनट शांति रखिए, इसमें बोलना नहीं है, आप बोलेंगे तो दूसरे दिन। अब आपको ये पैर ऐसे करना है 90 अंश पे, और दूसरा पैर भी ऐसा इस तरह घूम जाना है। दोबारा देख लीजिए, ये पैर यहाँ है ना, बस ये पैर जितना जाएगा सीधा होने में उतना जाना है, ठीक है। फिर प्लीज कृपया शांत रहिए। आपको बोलने का काम नहीं है। फिर मेरा आग्रह है कि एक बार और पीछे से मुड़ के देखिए आप, और देखिएगा आप कहां तक देख पा रहे हैं। देख लिया? इन दोनों बिंदुओं को याद रखिए और फिर वैसे के वैसे आ जाइए जैसे पहले ही अवस्था में थे आप, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितना सामर्थ्य, जितनी क्षमता आपके शरीर में है उसको लगाइए और कोशिश कीजिए कि आप कहां तक देख सकते हैं इस बार। आपकी जितनी क्षमता आप में है और आप देख सकते हैं अधिकतम देखिए। चलिए बैठ जाइए अब आप। तो मुझे ये बता दीजिए कि पहली बार आपने देखी थी, चलिए शांत, आप शांत हैं भैया, आप खड़े हो जाए जरा। तो पहली बार जो देखा था आपने, उसी अवस्था में जब दूसरी बार देखा था तो कुछ अंतर था देखने में? सबके साथ था या इन्हीं के अकेले के साथ था? सबके साथ था। शरीर आपका ही था, दृष्टि आपकी थी, पीछे के सारे परिदृश्य भी आपके थे। तो आप समझ बैठ जाइए। आप में से कोई ये समझा कि ऐसा क्यों हुआ? बस यहीं से आपकी आज का जो है सत्र शुरू हो रहा है। दरअसल ये जीवन के ध्येय है, उद्देश्य है, गोल है। अगर आप अपने जीवन में किसी तरह का गोल सेट किए हुए हैं तो आपका शरीर, आपकी शरीर की क्षमताएं उस गोल के हिसाब से काम करेंगे। दरअसल हुआ यह था कि मैं एक कंफर्ट जोन में था पहली बार में। मेरे ऊपर किसी भी तरह का बोझ खुद का नहीं था, या मेरे पास कोई विजन नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे देखना कहां तक है। तो मैं बहुत सामान्य परिस्थिति में देख रहा था। जब मैंने दूसरी बार इस तरह का देखा तो मुझे थोड़ी सी और दूर दिखा, और जब मैं सहज स्थिति में आता हूं तो मुझे लगभग वहां तक या उससे थोड़ा सा कम दिखता है, मगर पहली बार से ज्यादा दिखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मैं अपना एक गोल सेट किए हुए थे। जैसे मैं विद्यार्थी जीवन में था और मैंने तय किया था कि मुझे पत्रकार बनना है और इस तरह का पत्रकार बनना है, तो मैं जितना मुझ में क्षमता थी मैंने वो पूरी कोशिश की, और उसके बदौलत आज आपके सामने खड़ा हूं। आज आप 12वीं कक्षा में हैं, 11वीं कक्षा में हैं। यहां से आपको अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करना है, एक लक्ष्य तय करना है। और जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आपकी दृष्टि उस लक्ष्य के पास जाने के लिए पूरी क्षमताओं के साथ काम करेगी, शरीर पूरी क्षमताओं के साथ काम करेगी। दैट्स क्लियर? समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ये बहुत सरल सा प्रयोग था जो आपने खुद अपने आप पर देखा है। जीवन भी ऐसे ही चलता है।
अगर मैं एक उद्देश्य तय करे हूं अपने जीवन का, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, कलेक्टर बनने का, या कोई भी अपने जीवन में धंधा करने का या कुछ भी, तो अगर वो तय किया हूं तब तो उस दिशा तक मेरा शरीर, मेरी मन काम करने की स्थिति में है। और अगर मैं नहीं करा तो मैं बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में जीने वाला आदमी। तो मैं सिर्फ उन बच्चों से हाथ उठवाना चाहूंगा जिन्होंने अभी अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया है। ठीक, यानी कि मुश्किल सर टोटल बच्चे 100 के आसपास होंगे, है ना? 100 में से हम 10 के आसपास आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 10। यानी बाकी 80-90 बच्चे अभी इस भ्रम में है कि आगे जीवन में होना क्या है, करना क्या है, बनना क्या है। और ये जो जीवन है, ये जो उम्र है, वो बिल्कुल इसी तरह की, हम उस उम्र से निकले हुए लोग हैं आचार्य जी। और हम, हमारे साथ भी परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं जो आपके साथ है, कोई नई बात नहीं। 12वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था, आप में तो 10 निकले। जब हम 12वीं में था तो हम में से 48 बच्चों में किसी को ये पता नहीं था बनना क्या है, करना क्या है। असली में ये क्यों नहीं हो पाता, कभी आपने समझा कि ये ऐसा क्यों नहीं होता कि मुझे ये पता क्यों नहीं है, मुझे क्या बनना है, क्या करना है? उसके पीछे एक छोटी सी चीज, एक कथा सुनाना चाहता हूं आपको। कथा नहीं, एक छोटा सा सूक्त दे देना चाहता हूं कि युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण खड़े हैं अर्जुन को लेकर, उन्हें गीता का भाष्य करा रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, पाठ दे रहे हैं। और अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरा काम है लड़ने का, ये देखने का काम तेरा नहीं है कि तू किससे लड़ रहा है, कि तेरे पिता में है, तेरे भाई हैं, तेरे बंधु वर है, तेरे जो है परिवार के लोग हैं, ये देखना तेरा काम नहीं है। तेरा काम है लड़ना। और दुर्भाग्य तेरे साथ ये हो रहा है कि तू तेरे काम को छोड़कर दूसरी चीजों पर जो है फोकस ज्यादा कर रहा है। और वेदांत और आध्यात्म का एक सिद्धांत ये कहता है कि जिस चीज में आप ऊर्जा ज्यादा लगाओगे वो उतनी बढ़ जाएगी। अगर आप समस्याओं पर ज्यादा ऊर्जा लगाओगे तो समस्या बढ़ेगी, और समाधान पर ऊर्जा ज्यादा लगाओगे तो समाधान बढ़ेगा। तो कृष्ण उनको समझा रहे हैं, आइए भाई साहब, कि तेरा सत्य तुझे पहचानना है। कृष्ण से सत्य बोलते हैं, आप अपने आप को उसमें स्किल कह सकते हो, आप अपने आप में अपनी क्षमता या आपकी रुचि कह सकते हो कि मेरी रुचि है किसकी। तो बहुत कुछ समझाने के बाद कृष्ण अर्जुन को यह समझा पा रहे हैं कि तेरा सत्य या तेरा जन्म या तेरा जो प्रादुर्भाव है वो सिर्फ लड़ाई के लिए हुआ है। तो एक ऐसे क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है जिसके लिए युद्ध असंभव भावी है। तो यहां 12वीं कक्षा तक आते आते हम अपने सत्य को नहीं पहचान पा रहे। अब होता क्या है कि मैंने 12वीं की, 12वीं के बाद बीए किए, बीए के बाद एमए कर लिया, और एमए करने के बाद अब मैं खड़ा हूं कि साहब मैं करूंगा क्या। तो मैंने देखा कि मेरे सारे साथी जो है बीएड, बीएड, डिप्लोमा कर रहे हैं और उनको सबको मास्टर बनना है, और मैंने भी तय कर लिया मुझे भी मास्टर बनना है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जो साथी थे वो तैयारी के लिए जा रहे थे, बोले आईएएस करेंगे, कोई पीएचडी करेंगे, कुछ अलग अलग करें। मुझे भी मन में आया कि ये कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं। मगर दुर्भाग्य मेरा ये था, या मेरे जैसे लोगों का, या आप जैसे लोगों का, कि हम 12वीं कक्षा तक आते आते इस बात को समझ ही नहीं पाए मेरा जन्म किस काम के लिए हुआ। जब ईश्वर ने ये अंगूठे की सारी लकीरें एक सी नहीं की, सारे के चेहरे एक से नहीं किए, तो आप सबके काम एक से कैसे कर देगा? वो नहीं कर सकता ना। बस यहीं से आपकी ये यात्रा शुरू होने वाली है। आप अभी अपने आप पर जरा एक बार गौर कीजिए कि ईश्वर ने ऐसा मुझ में क्या दिया है जो मेरे सत्य का है, मेरे व्यक्तित्व का है, और अगर उस पर मैं काम करता हूं तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनता हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब पहली बार फेल हुए और आत्महत्या करने के लिए खड़े थे, तो उनको जो गुरु मिले उत्तराखंड में, उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर ने उस छोटे काम के लिए तुमको नहीं बनाया, तुमसे कुछ बड़ा कराना चाह रहा है, इसलिए तुम असफल हुए। वो एक समय का उनका मोटिवेशनल था। मगर ये बात उनको लगी कलाम साहब को कि अखबार बेचने का काम या ट्यूशन करने का काम या स्कूलों में पढ़ाने का काम ये नहीं है मेरा काम, मुझे तो ईश्वर ने कुछ और बनाया। तब उनको समझ में आई कि मुझे मिसाइल के जो टुकड़े इकट्ठे करने में, पेचकस चलाने में, इन सब चीजों में काम अच्छा लग रहा है, तार बांधने में काम अच्छा, मैं उसमें ज्यादा कंफर्ट अपने आप को समझ रहा हूं।
तो उनकी जो वैज्ञानिक बनने की यात्रा है वो भी वहीं से शुरू होती है। वो भी आपकी उम्र के 1-2 साल का फासला रहा होगा उनमें। तो आप सोचिए कि आप में से कौन ऐसा है कि संगीत बजते ही जिसकी जो है पैर नृत्य करने के लिए अनायास उठ रहे होंगे। आप में से कौन ऐसा है जो कभी भी किसी को देखता है तो उसके पोस्टर बनाने की, उसकी पोर्ट्रेट बनाने की जो है इच्छा मन में होती है। आप में से कौन ऐसा है कि घर में माताजी खाना बना रही है और उनकी इच्छा होती है कि मैं खाना बना के बताऊं और इनसे बेहतर बनाऊं। आपके घर में एसी, कूलर, पंखा, टीवी या मोटरसाइकिल सुधारने के लिए मिस्त्री आता है तो आपका मन करता है कि इससे सही नहीं हो रहा, मैं इसको कर दूं, ये लगाऊंगा तो सही हो जाएगा। जो मन आपका कह रहा है, जो करने में आपको अच्छा लग रहा है, वो आपका स्वप्न है। वो पंचर जोड़ने का भी काम हो सकता है और देश के राष्ट्रपति बनने का भी हो सकता है, आईएएस बनने का भी हो सकता है, हलवाई बनने का भी हो सकता है। और आप तो इतने बड़े विमर्श के और अच्छे दौर में हैं। हम जैसे लोग हैं, हमारी पुरानी पीढ़ियां तो इस संघर्ष के साथ रही। हम लोगों के पास तो अपनी स्किल आजमाने के मौके नहीं थे। डांस के कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे, पेंटिंग के नहीं थे, गाने के नहीं थे। आजकल तो आपके पास अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट है, आप कभी भी कहीं भी जाकर प्रसिद्धि पा सकते हैं। असली में दिक्कत यह है कि हम अपने स्वत्व पर काम नहीं कर रहे। मैं सर आपसे एक आग्रह ये कर रहा हूं कि अगर ये बच्चे तैयार हो जाएं और आप मुझे अनुमति दे तो हम इस पर एक मॉड्यूलर में काम कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। और वो लगभग 3 घंटे का एक सत्र रहता है जिसमें कुछ विद्वान हमारे साथ होती है और वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो स्कूल छोड़ रहे होते हैं और कॉलेज जा रहे होते हैं। तो होता ये है कि गुदगुदी होती है कि चलो कुछ बंदिशों से मुक्ति मिलने वाली है, मुझे रोज आके आचार्य को प्रणाम करने के भाव से मुक्ति मिलने वाली है, बड़े से बोझ जो बस्ता का था उससे मुझे मुक्ति मिलने वाली है, सुबह प्रतिदिन आकर आने की जो मेरी एक बाध्यता उससे मुक्ति मिलने वाली है, कई सारे बंधन और भी मेरे ऊपर है। तो हम कॉलेज जब जाने के लिए तैयार होते हैं तो हमें लगता है कि हम उड़ने वाले हैं। और ये एक बड़ा खराब संक्रमण दौर है कि मैं अगर वो सब सोच रहा हूं तो मैं अपने आप को कमतर कर रहा हूं, फिर मैं कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश कर रहा हूं। जबकि इस स्थिति में आने के बाद आपको तय करना है कि मेरे लक्ष्य क्या है, जीवन को किस दिशा में मुझे ले जाना है। तो आप अपने आप से एक सेकंड सोचिए, संवाद कीजिए कि क्या मैं 12वीं कक्षा में जब खत्म कर रहा हूं, पेपरों की तैयारी कर रहा हूं, तो कॉलेज के लिए जाने वाला हूं या अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जा रहा हूं, तो दोनों में से मेरे पास सबसे ज्यादा क्या है? थोड़ी स्वतंत्रताएं ज्यादा है या कुछ बनने का बोझ ज्यादा है? बनने का बोझ है आप लोगों के पास, दबाव है कि हम करेंगे क्या, कोटा जाएंगे तैयारी करने, बिना इंदौर जाएंगे या और कहीं जाएंगे, या कुछ तो तय किया होगा। या बताना चाहोगे? बताओ। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए कि अशोकनगर की बात कर लीजिए, किसी बड़े शहर की, बच्चे जा रहे हैं जेई में, आईआईटी में, आईआईएम में या और दूसरी चीज, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए। कितने बच्चे हैं जो ये कहेंगे कि हम रिसर्च काम करने के लिए जा रहे हैं, हम शोध का कार्य के लिए जा रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान में जाने के लिए कितने से बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये रक्षा का इतना बड़ा क्षेत्र है, कितने से बच्चे ये तय करते हैं कि नहीं साहब मुझे तो एक सैनिक बनने के लिए ही तैयारी करना है, एनडीए करना है। हमारे यहाँ सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है रंगमंच का कि बहुत बड़ी संभावना है, पर कितने से बच्चे हैं जो उस दिशा में अपने आप को ले रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा काम है अपने यहाँ, पर समस्या है एक हम एक भीड़ जाल में खुद को फंसाए हुए हैं। बड़े भाई साहब ने किए थे, बुआ जी के लड़का कर रहा था, पड़ोसी कर रहा था, और हमारे जैसे माता पिता हैं वो भी इसी बोझ में आपके साथ सहभागी बने बैठे। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि आपका बच्चा कोटा जाने के लिए नहीं बना, और हम भीड़ भेज रहे हैं। कोटा हो ये रहा है कि हर साल 50-40 बच्चे वहां लटक कर मर रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आप कह नहीं पा रहे पिताजी से कि मैं आईआईटी करने के लिए या इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं बना, मुझे लगता ही नहीं है पढ़ने। फिल्में बता रही हैं, सब कुछ बता रही हैं। तो दीक्षांत समारोह जब होता है, दीक्षांत समारोह हिंदुस्तान की सिर्फ वेदांत परंपरा में है, वहां की किसी परंपरा में नहीं। आपने 2 शब्द सुने होंगे, शिक्षा और दीक्षा। आपने कभी कोशिश की कि दीक्षा होती क्या है? शिक्षा तो हम पहले दिन से ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल में करते हैं, दूसरों से देखते हैं, कहीं से भी समझ लेते हैं।
मगर दीक्षा वो है कि जब शिक्षा पूरी तरह से संपन्न हो जाती है और ये लगता है कि जो समझने लायक स्थितियां थी औपचारिक तौर पर वो हमने ग्रहण कर ली है, और उनका प्रमाण हासिल करने के लिए जिस विधा में या जिस संस्कार में हम जाते हैं वो दीक्षा होती है, और उसका प्रमाण पत्र होता है दीक्षांत समारोह। यानी हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 1 से 12वीं तक आप पढ़े, जिन जिन विषयों को आपने पढ़ा है उन सब में आप उतने पारंगत हो गए हैं जिससे आपको अगली जो उपाधियां हैं वो हासिल हो जाएंगी, डिग्रियां मिल जाएंगी। तो अगली जो बड़ी डिग्री होंगी उच्च स्तर की, उनको हासिल करने की जो आहर्ता है वो दीक्षांत समारोह है। क्योंकि आज हम औपचारिक तौर पर मना रहे हैं, मगर जितना मुझे समझ में आता है दीक्षांत समारोह का इतिहास बहुत बड़ा है। दीक्षांत समारोह में गुरुकुल परंपरा जब रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप छोटी भले ही कम स्तर पे हैं पर उस परंपरा में कम से कम कहीं तो खड़े हैं। तो आचार्य जी महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि आप ही की तरह कौरव और पांडवों की जब पढ़ाई खत्म हो रही थी तो वो गुरु द्रोण के पास पहुंचे और उनसे बोले कि हमारी शिक्षा खत्म हो चुकी है, दीक्षित कर दीजिए। अब हमको दीक्षा मांगी जाती थी, दी नहीं जाती। कई गुरुकुल में ऐसे लोग थे जो 10 साल में अपनी पढ़ाई कर लेते थे, कुछ लोग 20 साल में। भगवान कृष्ण ने कुल 18 दिन में पूरा गुरुकुल पढ़ लिया था। तो उसका ऐसा नहीं था कि 12 साल ही आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां विषय थे, उन विषयों पर आपका पारंगत होना और आपको वहां से जो है मुक्त कर देना, ये गुरुकुल परंपरा थी। तो कौरव और पांडव दोनों आकर खड़े थे, गुरु द्रोण से कह रहे थे कि अब हमको दीक्षित कर दीजिए कि हमने जो पढ़ाई की है उसका प्रमाण पत्र हमको मिल जाए। तो गुरु द्रोण ने दोनों से, जो पांडव और कौरव से, ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप राजा द्रुपद को जीवित पकड़ के लिया, क्योंकि गुरु द्रोण ने जो शिक्षा दी थी ना, उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी, और वो ये देखना चाह रहे थे कि उस समय के जो जनपद थे उसमें द्रुपद सबसे शक्तिशाली जनपदों में से था, और इन सारे के सारे युवा कुमारों को युद्ध के अभ्यास का अनुभव नहीं था। गुरुकुल में तलवारें चलाई थी, गदा चलाए थे, धनुष चलाए थे, मगर सम्रांगण में अभी उनका जो है काम शुरू नहीं हुआ था। और वो अपने उन सारे के सारे नवसाक्षर बच्चों को एक सबसे बड़ी परीक्षा में भेजना इस वजह से चाह रहे थे तो गुरु द्रोण अपनी भी परीक्षा ले रहे थे, क्या मैंने शस्त्र और शास्त्र ठीक तरीके से सिखाए है कि नहीं। अगर द्रुपद जीते जाते हैं तो फिर इनकी शिक्षा सही होगी, और नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, दोनों की मजबूरी ये थी क्योंकि उनको गुरु दीक्षा देना था, और गुरु दीक्षा में उन्होंने यही चीज मांगी हुई थी। बाकी प्रसंग में आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप देख लीजिए, नेट पे भी मिल जाएगा कि दोनों पे दोनों गए, क्योंकि पांडवों ने बहुत जल्दबाजी, कौरवों ने जल्दबाजी की, बिना योजना के गए, इस वजह से द्रुपद को नहीं जीत पाए, मगर पांचों पांडव उसको जीत के लाए, बंदी बना के लाए, गुरु द्रोण को सौंपा। ये एक घटना है, एक्चुअली में उसका नहीं है, उस घटना के पीछे का जो लॉजिक है वो ही है कि हम दीक्षांत होने के पहले, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको दीक्षांत किया जा रहा है आज, तो सरस्वती विद्यालय की या सरस्वती परिवार की जिन परंपराओं से आप आगे बढ़े हैं, आप उसमें कितनी आगे खड़े। हम ये चाहते हैं, या ये संस्था ये चाहती है कि यहां से निकले बालक समाज में बेहतर नागरिक बनने का जो है जज्बा अपने आप में रखें, कुछ मानवीय मूल्य जो है उनको वो जीवन में जीकर देखें, प्रकृति के परिवेश में या प्रकृति के पक्ष में हम लोग उतना कर सकें कि उसके लिए जितना ले रहे हैं उतने देने का भाव, हम विश्व बंधुत्व का जो हमारा मूल भाव है उस पर काम कर सकें, हम हमारे जितने भी धार्मिक अनुसंधान है उनमें उस तरह के काम कर सकें कि वो बिगड़े ना, यहां से निकली बच्चियां लव जिहाद में ना फंसे, हम लोग किसी तरह के दूसरे चारित्रिक को कर्म में ना समझे। मुझे लगता है कि ये होल गोला आपने पिछले कुछ वर्षों में इस विद्यालय परिसर में देखा होगा, आपके पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या आप अपने आप को इस विषय पर जो है जांचने का प्रयास कर रहे हैं क्या, कि 12वीं क्लास तक जो सुबह से शाम तक मैं अपनी पास में बैठी लड़कियों को बहने कह रहा हूं, क्या वो मेरे चरित्र में भी है कि नहीं, और क्या मैं 12वीं कक्षा के बाद जब सामाजिक परिवेश में जा रहा हूं तो मेरे भाव उसी तरह के बने रहेंगे या नहीं। अगर आप इस तरह की चीजों को स्वतः स्वीकार कर सकते हैं तो आपका दीक्षित होने का अर्थ है।
अन्यथा आपके दीक्षित होने का कोई अर्थ नहीं। देखिए, शिक्षा और उसके ऊपर की व्यवस्था में दीक्षा, और जब आप दीक्षित हो जाते हैं तो गुरुकुल परंपरा या विद्यालय ये मान लेती है कि हमने जिन जिन लोगों को यहाँ से भेजा है या जिन लोगों को परिष्कृत किया है, अब वो समाज व्यवस्था में अपना काम बेहतर तरीके से करने तैयार है। तो आप सब लोग आज यहाँ बैठे हैं और बहुत बड़ी चीज लेकर बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार आपसे, जो हायरकी और नीड्स की मैं बात कर रहा हूं, या 12वीं क्लास के बाद ये बच्चे आपके इंतजार में बैठे थे और मैं भूमिका में था कि आपके और उनके बीच के इंतजार को कम कर सकूं। तो हम बात इस वजह से कर रहे थे कि अभी आपको एक बड़ा सत्र शुरू होने वाला है और मैं बच्चों को उसी के लिए तैयार कर रहा था कि बच्चों के अंदर जो भाव होते हैं वो प्रकट हो सके और वो लोगों के बीच में आ सके, तो आपसे निर्भय होकर वो सारी चीजें बात कर सके। तो मैं इस वजह से भी आप लोगों को लगातार इस बात के लिए कह रहा था कि एसपी साहब एक पुलिस अधीक्षक के तौर पर तो अशोकनगर में व्यवस्थाएं देख ही रहे हैं, मगर जिस एक व्यवस्था को मैं आप लोगों के बीच में कह रहा था कि एक सोसाइटी से जब क्रीम निकाली जाती है और वो जब बड़े दायित्वों के लिए जाती है तो वो बहुत सारी चीजों को करके आती है। उनके जीवन के जो अनुभव होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़े उदाहरण बन सकते हैं। तो मैं आदरणीय अमन सिंह राठौर जी से इस भाव के साथ आग्रह करूंगा कि ये बच्चे आज 12वीं क्लास छोड़कर कॉलेज के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे सपनों का बोझ अपने ऊपर लिए हैं और भविष्य की कई सारी चिंताएं भी हैं और उनके कुछ सवाल भी हैं कि आगे आप जैसी चीजों में वो कैसे आ सकते हैं। तो कई सारे विमर्श के साथ वो आपके बीच में होंगे। मेरी भूमिका यही समाप्त होती है। मेरे लिए स्थान दिया, मौका दिया और हस्तक्षेप दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।